स्पेसिफिक हीट के लिए ड्यूलॉग एंड पेटिट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हम पिछले क्लास के समराइज़ कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता को परिभाषित किया है। किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं, तथा किसी निकाय के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा में जो हमने निकाय के एकांक द्रव्यमान को अगर हम मोल के रूप में व्यक्त करें, अर्थात किसी निकाय के 1 मोल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मूलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है, मूलर विशिष्ट ऊष्मा, वो भी नियत दाब पर और नियत आयतन पर ज्ञात की जाती है, जिसको Cp और Cv के रूप में व्यक्त करते हैं। चूँकि ठोसों के लिए आयतन परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ठोस पदार्थों के आयतन में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए Cp और Cv का मान लगभग समान प्राप्त होता है। तो ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिता, या ऐसे कह सकते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा या मूलर विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 2 भागों में बांटी जा सकती है। एक तो Cv चालक और Cv इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा में योगदान नगण्य होता है, इसलिए ठोस पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊष्मा चालक विशिष्ट ऊष्मा के तुल्य होती है। जो कल हमने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखे थे कि जो हायर टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तथा 3R या 25 जूल पर मोल केल्विन के बराबर या फिर 6 कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के तुल्य होती हैं। और लोअर टेम्परेचर पे ये AT³ लॉ का फॉलो करती है अधातुओं के लिए, और ATQ प्लस गामा T धातुओं के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स दिए हैं। तो आज हम ड्यूलॉग और पेटिट लॉ को अध्ययन करेंगे। स्पेसिफिक हीट के लिए ड्यूलॉग और पेटिट लॉ कहता है कि किसी ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा एवं 1 मोल द्रव्यमान का गुणनफल स्थिरांक होता है। जैसे कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.093 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन होती है, और इसका जो मोलर मास है वो 63.54 U होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये करीब 6 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन के प्राप्त होता है, और जूल में ये 25 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन प्राप्त होता है। तो ये नियम जो है, अर्थात एक तरीके से जो धातुओं के लिए जो हायर टेम्परेचर पे ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसकी मान 3R के बराबर होता है, और इस नियम को ड्यूलॉग और पेटिट का लॉ कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये जो ड्यूलॉग और पेटिट लॉ जो कि 1819 में दिया गया, ये इस नियम के अनुसार कमरे के ताप पर प्रत्येक धातु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत रहता है। अर्थात इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मेथड दिया गया है तो उसको हम एनालिसिस करते हैं। तो माना किसी ठोस में N परमाणु हैं जो माध्य स्थिति के दोनों ओर स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करते हैं, और कंपन करते हुए परमाणु की तीनों दिशाओं में कंपन करने के लिए वो अगर स्वतंत्र है तो इसकी स्वतंत्रता की कोटियाँ जो है कंपन के लिए 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होगी। अर्थात एक कंपन करता हुआ परमाणु 3 स्वतंत्र एक विमीय आवर्ती दोलकों के तुल्य माना जा सकता है। अर्थात एक परमाणु के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और N परमाणु है इसलिए ठोस में जो वाइब्रेशन की 3N विधाएं होगी। माना किसी एक विमीय आवर्ती दोलक जो कि ω0 आवर्ती से दोलन कर रहा है, उसकी ऊर्जा जो E है वो p²/2m + 1/2m ω02 x² से दी जाती है। अब अगर हम ये चिरसम्मत सिद्धांत से माने कि दोलकों में ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम से होता है, तो यूजिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FE = A एक्सपोनेंशियल -E kBT। अब यहाँ जो E की वैल्यू है जो हमने इक्वेशन में दी है वो यहाँ रख देंगे। तो A एक्सपोनेंशियल -p²/2m kB एक्सपोनेंशियल -1/2 m ω02 x²। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो किसी ऑसिलेटर के किसी ऊर्जा E में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके जो एवरेज एनर्जी है E = सिग्मा EFE अपॉन सिग्मा FE से दी जाती है। ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो E और इंटीग्रेशन जो है वो मोमेंटम P और X पे होगा। तो p²/2m + 1/2m ω02 x² एक्सपोनेंशियल -p²/2m kBT
एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 के बी टी डी पी डी एक्स, और इसी तरीके से नीचे वैल्यू रख देंगे। अब हम यहाँ पे ये जो दो टर्म आ रही है उसके लिए इस एक्सपोनेंशियल टर्म को एक बार पी स्क्वायर बाई 2m के साथ रखेंगे और एक बार m1 बाई 2m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ रखेंगे। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद चूँकि हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा 0 एक्स स्क्वायर 2 के बी टी डी एक्स वही टर्म नीचे आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये डी पी वाली टर्म बचेगी। इस वाले में जो डी एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म बचेगी 1 बाई 2m, यानी इस वाले में डी पी वाली टर्म, इस वाले में डी एक्स वाली टर्म। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन ए क्यूब। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे यू स्क्वायर की जगह सिर्फ ये वाला हो तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई बाई ए। इसका इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो ये जो 1/2m है वो तो बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर ये यू स्क्वायर की जगह क्या है पी स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल यू की जगह है यू जो है वो तो अपना पी स्क्वायर है ही, तो ए की जगह ये कांस्टेंट है 1/2m के बी टी, तो इसका यूज़ करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है उसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो इस प्रकार से होगा 1/2m बाहर और 1/2 अंडर रूट पाई, और ए जो है वो अपना है 2m के बी टी, तो उसका होल क्यूब 1/2। तो इसी तरीके से नीचे वाले में भी यूज़ करेंगे, और इस वाले में 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ ये टर्म बचेगी, इसमें भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से वैल्यू में प्राप्त होगी। हल करने पर ये 1/2 के बी टी और ये 1/2 के बी टी और यूज टोटल के बी टी। अब चूंकि ठोस का प्रत्येक परमाणु तीनों अक्षों के अनुदिश कंपन कर सकता है, अतः प्रत्येक अणु की औसत ऊर्जा 3 के बी टी होगी और n परमाणुओं की 3n के बी टी। इस व्यंजक में आवर्ती का पद नहीं है, अर्थात औसत ऊर्जा आवर्ती वितरण से स्वतंत्र है। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है CV इज इक्वल टू DE ओवर DT एट कॉन्स्टेंट V, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू T डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3n KB। यहाँ पे जो n है वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर है, ये n का अवोगाद्रो नंबर से यूज़ करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 3R, और ये वैल्यू 5.96 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन प्राप्त होती है, और जूल में लिखेंगे तो 24.9 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। अर्थात इस वाले जो CV का टर्म आ रहा है उसमें ना टेम्परेचर का टर्म नहीं है और भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ठोस पदार्थों की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत रहती है और ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, परंतु ये नियम जो है ये कांस्टेंट वाला जो है और ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पे या वो ग्रेटर देन 40 वाले पदार्थों पे ही लागू होता है। निम्न ताप पर ये प्रायोगिक परिणामों से सहमति नहीं रखता है। तो फिर क्लासिकल थ्योरी जो है वो या जो ड्यूलोग-पेटिट लॉ है वो फेल हो जाता है, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जो हाई टेम्परेचर पे तो CV 3R के बराबर है, पर लोअर टेम्परेचर पे जो है वो CV वो T टेंस टू 0 होने पर 0 हो रही है, या हाई लोअर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो CV की वो ड्यूलॉग और पेटिट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसके लिए फिर हमें जो दूसरा मेथड है वो मेथड अप्लाई करके और इसने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।